हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा लेकर के आ गया हूँ पार्किंस डिसीज़ का थर्ड पार्ट। तो मेरी एक गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि पार्किंसंस डिसीज़ क्या होती हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, और थोड़ा सा जाना कि इनके एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होती है। तो चलिए तीसरे वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि इनके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी कुछ दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसका उपचार किस हद तक संभव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा वीडियो। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस चैनल की लिंक को अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति। पहला पॉइंट, पार्किंसंस रोग सबस्टेंसिया निग्रा नामक मस्तिष्क के हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति होने की वजह से होता है। मस्तिष्क के इस हिस्से की तंत्रिकाएं कोशिकाएं डोपामाइन नामक एक रसायन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। डोपामाइन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के मध्य एक संदेशवाहक का काम करता है और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और संयोजित करने में सहायता करता है। यदि ये तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मर जाती हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा घट जाती है। इसका मतलब होता है कि गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का हिस्सा जितने अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गतिविधियां धीमी और असामान्य हो जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति एक धीमी प्रक्रिया है और मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर समय के साथ गिरता है। सबस्टेंसिया निग्रा में 80% तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति होने के बाद ही पार्किंसंस रोग के लक्षण सामने आते हैं और धीरे धीरे अधिक गंभीर होते जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला कि जब हमारी तंत्रिका तंत्र में 80% से ज़्यादा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, क्षति हो जाती हैं, तब हमें पार्किंसंस रोग के लक्षण नज़र आते हैं। दूसरी बात कि जो इसकी जो दवाई है डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन का यूज़ करने से क्या होता है, एक तो कई लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है और कई लोगों को क्या होता है कि इसका नुकसान भी होता है। और जो सबस्टेंसिया निग्रा जो हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा है, इसके बारे में हमने वीडियो फर्स्ट में भी बात की थी। सबस्टेंसिया निग्रा जो हमारा मस्तिष्क का हिस्सा है, वहाँ पर हमारे क्या होता है कि कोशिकाओं की भारी मात्रा में क्षति हो जाती है। और अगर हम इसकी उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है वो ज़्यादातर केसों में 60 साल के बाद होता है और कुछ केसों में 50 साल से पहले हो जाता है। और उन केसों की अगर चर्चा करें तो वो लगभग 5000 में कोई एक केस हमें मिलता है। और अगर इसकी बात करें कि ये पाया कहाँ जाता है तो ये यूरोप के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। एशिया मूल या जो अश्वेत प्रजाति के लोग हैं उनमें ये कम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड कारण की बात करें तो आनुवांशिकी, हेरिडिटी। विरले मामलों में पार्किंसंस रोग परिवारों में पाया जाता है। इन परिस्थितियों में इसके लिए असामान्य जीन्स जिम्मेदार होती हैं, लेकिन सामान्य आमतौर पर पाए जाने वाले पार्किंसंस रोग में आनुवांशिकी की भूमिका अस्पष्ट है। अब तक ऐसे 9 आनुवांशिक म्यूटेशन पहचाने गए हैं जो व्यक्ति में पार्किंसंस रोग के विकसित होने का खतरा बढ़ा देते हैं। आनुवांशिक म्यूटेशन तब होता है जब सभी जीवित कोशिकाओं में उपलब्ध निर्देश किसी कारणवश अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की एक या अधिक क्रियाएं अपने सामान्य रूप से नहीं होती। हालांकि यह माना जाता है कि अधिकांश मामले में केवल आनुवांशिकी ही पार्किंसंस रोग के लिए जिम्मेदार नहीं होती और आनुवांशिकीय रूप से रोग की संभावना वाले लोगों के लिए पर्यावरणीय घटक ट्रिगर का काम करता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहली बात कि जो पार्किंसंस रोग है
ये दोनों कारणों से फैलता है, पर्यावरणीय कारणों से भी फैलता है और आनुवांशिकी कारणों से फैलता है। तो अगर इसकी फैलने की वजह की बात की जाए तो अभी तक ये डॉक्टरों के द्वारा या हमारे अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये किन कारणों से फैलता है। इसके लिए हेरिडेटिकल यानी कि हमारे आनुवांशिकीय कारण जिम्मेदार हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हैं, इसका अभी तक कोई फिक्सेशन नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि अगर ये आनुवांशिकीय कारणों से होता है तो इसकी वाहक या अगर कहें कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो घटक है, जो स्रोत है, वो महिलाओं के द्वारा यानी कि हमारी स्त्रियों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और नंबर दूसरी बात कि जैसे कई बार हम अपने देसी भाषा में कहते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो जवानी में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बुढ़ापे में थोड़े खसिया जाते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा डांटने ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा सा उस तरह की उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो आप अगर समझदार व्यक्ति हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो पार्किंसंस रोग है वो 60 साल से अधिक व्यक्ति में होता है। तो अगर आम देसी भाषा में कहें तो सठिया जाना भी एक तरह से ये होता है, क्योंकि उनकी जो कोशिका तंत्रिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती हैं और वो कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं। तो इसीलिए उनकी बातों को भी हम चाहें तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं इस तरह की समस्याओं को। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण, पर्यावरणीय घटक। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विषाक्त पदार्थों, नुकसानजनक रसायनों के साथ संपर्क में आना पर्यावरणीय ट्रिगर हो सकता है। एक बार और समझ लेते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विषाक्त पदार्थों, नुकसानजनक रसायनों के साथ संपर्क में आना पर्यावरणीय ट्रिगर हो सकता है। संभावित विषाक्त पदार्थों में शामिल है, पहला पॉइंट, कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक और शाकनाशक। दूसरा पॉइंट, औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले विषाक्त पदार्थ। तीसरा पॉइंट, सड़क यातायात से जुड़ा वायु प्रदूषण। विवादास्पद रूप से विषाक्त पदार्थों की भूमिका सबसे ज़्यादा दमदार साबुत यह है कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा हेरोइन के समान MPT का इंजेक्शन लेने के बाद उनमें जल्द ही पार्किंसंस रोग के सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। यह पता चलता है कि मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद MPTP ने मस्तिष्क की कोशिकाओं को मारना शुरू कर दिया है। यह संभव है कि दूसरे विषाक्त पदार्थों का भी समान प्रभाव हो सकता है। तो इसमें मेजर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो बताया है इसके अंदर पर्यावरण घटक में कि अगर आप कोई, जैसे आजकल क्या हो गया है कि दूध के अंदर, खाने के पदार्थों के अंदर, या जो हमारे जैसे बकरा होता है या मुर्गा होता है, इस तरह के अंदर इनके ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए लोग क्या करने लगे हैं, या आप देख रहे होंगे कि मैगी के अंदर भी जो कीटोन की मात्रा थी, ठीक है, या पेप्सी के अंदर जो कीटोन की मात्रा थी उसको बढ़ा दिया गया था ताकि लोगों को क्या हो कि इसका स्वाद ज़्यादा लगे और लोग इस चीज़ों के प्रति जो है अट्रैक्ट ज़्यादा हों और खाएं। और कंपनियां क्या कर रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा भी अगर ये ऐसे कुछ समस्याएं होती हैं तो हम पार्किंसंस रोग का शिकार हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोग है और खाने की चीज़ों के साथ हम किस तरह से इसका शिकार हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले विषाक्त पदार्थ। तो दोस्तों क्या होता है कि जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं या जहां पर केमिकल तैयार होते हैं या जहां पर इस तरह के प्रोडक्शन होते हैं, जैसे पेट्रोलियम की कंपनीज़ वगैरह हैं, तो वहां पर हमें अपने एम्प्लॉय को या जो कर्मचारी हमारे निगम में काम करते हैं, नगर निगम में गटर सफाई करते हैं या सड़क की सफाई करते हैं, तो वहाँ पर जो विषाक्त युक्त पदार्थ हमारे इन्वायरमेंट में जनरेट होते हैं तो उसके लिए उन्हें विशेष प्रकार के मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इसकी भारी मात्रा में कमी देखी जाती है। तो उसके द्वारा भी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो पार्किंसंस रोग का शिकार हो सकते हैं। और सड़क यातायात से जुड़ा वायु प्रदूषण, आज जिस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड बढ़ रहा है और गाड़ियों की जो संख्या बढ़ रही है, तो उससे भी जो जनरेट होने वाला जो प्रदूषण है उसके द्वारा भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट बहुत यूज़फुल है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए
तो आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है रोग की पहचान। तो अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट किया था कि सर रोग की पहचान के बारे में बताइए, तो मैंने उनको कहा था कि आप थर्ड वीडियो का इंतज़ार करिए, उसमें आ जाएगा। तो देखिए आ गया है, आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। कोई भी टेस्ट निर्णायक रूप से नहीं दिखा सकता कि आपको पार्किंसंस रोग है। आपका डॉक्टर आपके लक्षणों, चिकित्सीय इतिहास और एक क्लिनिकल जांच के आधार पर रोग की पहचान करेगा। आपका डॉक्टर आपसे प्रश्न पूछेगा और आपको कुछ काम करने या पैदल चलने को कह सकता है। इससे रोग पहचानने में सहायता मिलेगी। शुरुआती चरणों में आपके डॉक्टर के लिए यह कहना मुश्किल हो सकता है कि आपको निश्चित तौर पर यह रोग है, क्योंकि लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। यदि आपके डॉक्टर को पार्किंसंस रोग की शंका होती है तो आपको एक विशेषज्ञ, एक न्यूरोलॉजिस्ट या जरा चिकित्सक के पास रिफ़र कर दिया जाएगा। यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि आप पार्किंसंस रोग की शुरुआती अवस्थाओं में हो सकते हैं तो आपको 6 सप्ताह के भीतर एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि आप पार्किंसंस रोग के बाद भी अवस्थाओं में हो सकते हैं तो आपको 2 सप्ताह के भीतर एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। विशेषज्ञ संभावित रूप से आपको विभिन्न शारीरिक गतिविधियां पूरी करने को कहेगा ताकि वह मूल्यांकन कर सके कि क्या आपके शरीर में गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कोई लक्षण, मोटर लक्षण मौजूद हैं या नहीं। शरीर में कम से कम 3 में से 2 लक्षणों के होने पर रोग की पहचान पार्किंसंस के रूप में होने की संभावना होती है। शरीर के किसी हिस्से का अनियंत्रित रूप से थरथराना, कपकपी, जो आमतौर पर आराम करते वक्त होता है। दूसरा, गतिविधि का धीमा होना, ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है, ये हमने बताया था कि मोटर रिलेटेड एक्टिविटी होती है ब्रेडिकाइनेसिया। जिसको इसके बारे में बहुत ब्रीफ से जानना है वो वीडियो नंबर 1 को बहुत ध्यान से एक बार दोबारा देख लें। मांसपेशियों का कड़ापन, जिसे हम लोग अकड़न भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 बताए कौन कौन से। एक तो जो मोटर एक्टिविटी है उसका धीमा होना, धीमा होते चले जाना, शरीर के किसी हिस्से का अनियंत्रित रूप से थरथराना या कपकपी होना, और मांसपेशियों के अंदर कड़ापन होना। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति में सारे सिम्टम हो तभी वो पार्किंसंस रोग का शिकार हो सकता है। हो सकता है कि उसके अंदर 2 लक्षण हो, बाकी एसोसिएटेड कंडीशंस हो उसके साथ। ठीक है, यानी कि संबंधित समस्याएं हो सकता है किसी में 1 हो और हो सकता है किसी के अंदर तीनों हो, और उसके साथ भी एसोसिएटेड कंडीशंस होती है। तो अगर आपको एसोसिएटेड कंडीशन के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप पहले वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और साथ साथ में एक नोटबुक लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स बनाते रहें। तो पार्किंसंस रोग की पहचान करने और अन्य बीमारियों की संभावना खारिज करने के लिए अक्सर लेपोडोपा दवा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, इस दवाई का नाम ज़रूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जो पार्किंसंस रोग में, मतलब मान लीजिए प्राइमरी दवाई है जो सबसे पहले चलाई जाती है, लेवोडोपा। ठीक है, लेवोडोपा दवा निर्धारित की जाती है। यदि लेवोडोपा दवा लेने के बाद आपके लक्षण में तेज़ी से सुधार होता है तो इस बात की अत्यधिक संभावना होती है कि आपको पार्किंसंस रोग है। यानी कि मान लीजिए कि आपके अंदर अगर पार्किंसंस रोग की शिकायत है और लेवोडोपा के बाद उसके अंदर सुधार होता है तो इस बात की 100% या फिर 90% संभावना है कि आपको एक प्रकार से पार्किंसंस रोग के शिकार आप हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोगों की पहचान। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक इस रोग की पहचान के लिए बिल्कुल निर्धारित मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो प्राइमरी मानदंड है वो इसके अंदर बताया गया है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सहायक थेरेपी, किस प्रकार की थेरेपी हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसी कई थेरेपी मौजूद है जो पार्किंसंस रोग के साथ जीवन को जीवन को आसान बना सकती है और दैनिक जीवन में अपने लक्षणों से निपटने में आपकी सहायता कर सकती है, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वाक और भाषा थेरेपी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी के बारे में सभी को पता ही है वैसे सारी थेरेपी के बारे में, लेकिन हम इसका एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे सारी थेरेपी के बारे में, जो हम सीपी जो सेरेब्रल पॉलिसी का जो हमारा लेसन होगा उसके अंदर आप जा करके इस सारी थेरेपी के बारे में बहुत एक्सप्लेन और बड़े आराम से हर एक पॉइंट को बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको स्पेशल फील्ड से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपको सारे हमारे विशेष शिक्षकों को काम करने में
और जितने भी विशेष शिक्षक, हमारे भावी विशेष शिक्षक जो बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत सहायता करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार सलाह, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्किंसंस रोग से पीड़ित कुछ लोगों को कब्ज, मल त्याग में परेशानी का अनुभव हो सकता है। अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाकर, फाइबर आपको पता होगा किस में पाया जाता है, गेहूं के अंदर पाया जाता है फाइबर, ठीक है। तो आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाकर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें, इसमें सुधार किया जा सकता है। फाइबर फलों, सब्जियों, अनाजों में पाया जाता है। आपको हर दिन 6 से 8 गिलास यानी कि 1.2 लीटर पानी पीना चाहिए। और अन्य आम समस्याएं जैसे आर्थोस्टैटिक्स, पोस्चरल हाइपरटेंशन, यह अपने शरीर की मुद्रा बदलते समय होने वाला अल्प रक्तदाब होता है। ख़ास तौर से एकदम से खड़ा होने के बाद यदि आपको आर्थोस्टैटिक्स हाइपरटेंशन, तो आपका डॉक्टर आपको अपने आहार में नमक और पानी की मात्रा बढ़ाने की सलाह दे सकता है। तो निम्नलिखित का पालन करके हाइपरटेंशन में मदद मिल सकती है। शाम को कैफ़ीन के सेवन से बचना, यानी कि कैफ़ीन किस में पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था, चाय में, कॉफ़ी में, है ना, कोको कोला के अंदर कैफ़ीन की मात्रा मिलती है। तो शाम को क्या करना है, हाइपरटेंशन में मदद मिलती है तो शाम को कैफ़ीन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बड़ी मात्रा में खाने की बजाय कई बार छोटी छोटी मात्रा में खाना, मदिरा से परहेज करना, ठीक है। पार्किंसंस रोग से ग्रस्त लगभग 50% लोग अनचाहे रूप से भोजन में कमी का अनुभव करते हैं। आपका डॉक्टर आपको एक डाइटिशियन, एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से आहार संबंधी सलाह लेने के लिए प्रशिक्षित होता है के पास भेजेगा। तो इसके अंदर हमने कौन कौन से मेजर पॉइंट पढ़े हैं, तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि कब्ज की शिकायत रहेगी तो आपको पानी लेना चाहिए, ठीक है। फाइबर की मात्रा लेनी चाहिए जो आपको फलों और अनाजों में मिल सकता है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से फल हैं और कौन कौन से ऐसे हमारे अनाज है जिसके अंदर फाइबर की मात्रा मिलती है, जिससे कि आप जितना रिसर्च वर्क खुद से करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए सभी लोग कि कोई भी इंसान आपको रास्ता बता सकता है, चलना आपका काम है। हम आपको बता सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके और जानकारी निकालना ये आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है, ठीक है। और बाकी मैंने ये 3 पॉइंट बता दिया आपको कि किस प्रकार से हमें मदद मिल सकती है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दवाइयाँ, तो किस प्रकार की दवाइयों का यूज करते हैं, तो प्रत्येक दवा को लेने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। कौन सी दवा लिखी जाएगी, इसको प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। आपकी उम्र, यानी कि कौन सी दवा किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसके लिए क्या क्या पैमाने होने चाहिए। तो पहला है आपकी उम्र, आपके लक्षण की गंभीरता कितनी है, उपचार का आप पर कितना अच्छा असर पड़ रहा है और क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। देखिए, जो ट्रीटमेंट है या प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, या डायग्नोस्ट करने का काम है, ये हमारे डॉक्टर का होता है। स्पेशल एजुकेटर का काम सिर्फ उसको रेफ़र करने का होता है। तो इसके लिए मैंने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दवाइयों के नाम दिए हैं, लेकिन इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं की है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम इसके अंदर कुछ हल्का फुल्का भी नॉलेज दे दें तो लोग उसको गलत तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिससे कि किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो सिर्फ दवाइयों के नाम दिए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में उनको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज रहे कि इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल लेपोडोपा में, मतलब लेपोडोपा या पार्किंसंस रोग के अंदर लेपोडोपा, डुओडोपा, डोपाइन एग्नोस्टिस्ट, मोनोएमनाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, कैटेकॉल ओ मिथाइल इल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर, ठीक है, इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो मेरी ये सलाह है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और बिना किसी भी चिकित्सीय सहायता के इन दवाइयों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 2 दवाइयों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, लेवोडोपा और डुओडोपा। ये बहुत ही फेमस दवाई है जो पार्किंसंस रोग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये जहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल का लिंक पोस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई एडवाइस हो तो मैं आपको नीचे दिए हुए हमारे फेसबुक आईडी पर और मेरे जीमेल आईडी के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो आपके सारे वैल्यूबल एडवाइस आमंत्रित हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में और इस मेल आईडी के ऊपर भी मुझे संपर्क
कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्किंसंस रोग आज ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ के साथ, जो कि क्या होगा वो आपको नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड होगी तो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।